Hi everyone. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस सीरीज़ के तीसरे वीडियो को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखो, हमेशा स्टूडेंट जर्नी में हमें एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें। हम क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, किसी और की चीज़ें कॉपी कर लेते हैं या रैंडमली कुछ भी बनाते हैं। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, जिसका नाम है एस्पायरेंट डायरी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात करने वाले उन कॉमन पॉइंट्स पे जो हमारी प्रिपरेशन के दौरान वो सारी प्रॉब्लम्स आती है। मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर इस वजह से आपकी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आप रुक रहे थे, तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आप स्मूथली अपने प्रिपरेशन जर्नी को आगे ले जा पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है। तो ये जो सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो रहने वाला है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि अगर आपको ये फील होता है कि आप सच में लेट हो गए हो, तो उस पे मैंने एक वीडियोस बनाया था। और अगर कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम सभी को रहती है, सेकेंड वीडियो वो थी, तो आप जाकर चैनल पे अपलोड है, वो आप देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमारा परफेक्ट टाइम टेबल हम कैसे बनाएं और उसको कैसे फॉलो करें। ठीक है। तो हम पेन पॉइंट से चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती है। टाइम टेबल जब हम बनाना शुरू करते हैं तो हम गलतियाँ क्या करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। सबसे पहले ना, जब हमें कोई बोलता है कि भाई अपना टाइम टेबल बना लो, या हम जब स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहली मिस्टेक कि हम पहले ही दिन ना ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम 10 से 12 घंटे की स्टडी आवर्स रहेंगे, और पहले दूसरे दिन तो पढ़ाई भी कर लेते हैं क्योंकि वो मोटिवेशन रहता है। और तीसरे दिन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या इतना टाइम नहीं मिल पाता हमें, क्योंकि नॉर्मली हमने पहले देखा ही नहीं कि हमारे पास कितने अवेलेबल टाइम है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये कुछ भी हमने डिसाइड नहीं किया और हमने शुरू कर दिया 10 to 12 आवर पढ़ना। ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि हम स्टार्टिंग में ज़्यादा आवर्स पढ़ने लगते हैं और हमें लगता है कि हाँ ठीक है, मोटिवेशन में। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जो वीक सब्जेक्ट होता है ना हमारा, उसको अवॉइड करते हैं। जैसे मान लो कि मैं मैथ में वीक हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं मैथ को छोड़ दूंगा, और अगर मुझसे रीजनिंग बन रही है तो मैं रीजनिंग को ही पढ़ते जाऊँगा, जीएस को ही पढ़ूंगा, इंग्लिश को ही पढ़ूंगा, मैथ को टच ही नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, वो तो बन ही नहीं रहा है। इसमें थर्ड मिस्टेक हम जो करते हैं वो करते हैं कि हर सब्जेक्ट को रोज़ ना पढ़ना। हम क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे हम एक सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। अगर आज मैंने पूरे दिन मैथ पढ़ा, कल मैं पूरे दिन इंग्लिश पढ़ूंगा, परसों मैं पूरे दिन जीएस पढ़ूंगा, इससे होता है क्या है कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं। अब क्या होता है कि मान लो कि आप जीएस पढ़ रहे हो और जीएस में आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आए, बट आपने तो डिसाइड कर रखा है कि आप जीएस ही पढ़ोगे। होता है कि उस टाइम पे माइंड आपका थक जाता है और आप स्टडी को बंद कर देते हो। अगर सपोज करो कि यहाँ पे सब्जेक्ट का रोटेशन हो जाए, आपको जीएस समझ नहीं आ रही और आप इंग्लिश के निकाल के वो क्या पढ़ने लगे, तो हो सकता है कि आपकी स्टडी आवर्स ज़्यादा रहे। क्लियर हो रहा है? चौथा, हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना कि मॉक टेस्ट को हम कभी भी काउंट ही नहीं करते अपने स्टडी टाइम में। हमें लगता है कि बस हमें पढ़ाई करनी है, बस हमें सिलेबस निपटाना है, और ऐसे ऐसे करके जब तक आप अपने सिलेबस में मॉक को इंक्लूड नहीं करोगे, आपकी स्टडी अधूरी है। तो ये हम आगे बात करने वाले कि कितने मॉक्स देने चाहिए, कब कब मॉक्स देने चाहिए, कितना आइडियल मॉक होता है जो कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, हाँ आप अब ये बोल सकते हो कि अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। ठीक है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो परफेक्ट डे का वेट करते हैं कि आज से नहीं करूँगा, अभी एग्ज़ाम में टाइम है ना, तो आ जाने तो लास्ट के 100 डेज़ में मैं कंप्लीट तैयारी करूँगा। और ना वो परफेक्ट डे आता है कभी, और ना आप कभी कल कर पाते हो। मुझे लगता है ना कि मेरी प्रिपरेशन में जो मैंने सीखा है, वो सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है ना, वो होती है, जो मैं 6 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वो है रिवीजन। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं क्या करता था कि जीएस के मैंने सारे लेक्चर देख डाले, सारे सिलेबस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
जितनी भी चीज़ें थी सारी पढ़ डाली, बट मैंने उसको कभी रिवाइज़ ही नहीं करा। उसकी वजह से जब भी क्वेश्चन आए, हमेशा डाउट। वो चीज़ें तो हम ना अपने रिवीजन के लिए कभी टाइम रखते ही नहीं है कि ठीक है, रिवीजन नाम की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और वो हमारे सिलेबस के लिए कितनी ज़रूरी है, उसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है? तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक मुझे लगती है कि वो रिवीजन खास करके है। सेवेंथ है ना कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को टाइम नहीं देते। डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में क्या है सबसे बड़ी? आपका फ़ोन। आपको लगता है ना कि अब तो मैं स्टडी शुरू करने वाला हूँ, मैं एक टाइम टेबल बना रहा हूँ, तो मैं तो भाई 12 के 12 घंटे पढ़ूँगा, अपना फ़ोन नहीं छूऊँगा, व्हाट्सएप नहीं देखूँगा, इंस्टाग्राम नहीं देखूँगा। बट आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? फ़ोन जो है हमारे डेली एक्टिविटी में ही आ चुका है, हमारे डेली रूटीन में आ चुका है। हम उसको ना पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते। हम क्या कर सकते हैं कि उसको मैनेज कर सकते हैं अच्छे से, उसके टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमें ना अपने शेड्यूल में इसके लिए भी, फ़ोन के लिए भी टाइम रखना पड़ेगा। शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो, कोई इशू नहीं, आप देख सकते हो। अगर आप उससे रिलैक्स फ़ील करते हो तो आप आराम से देखो, ठीक है? तो डिस्ट्रैक्शन को अगर टाइम नहीं दोगे ना, तो वो क्या होगा, वो आपके स्टडी टाइम में घुसेंगे। जब आप मैथ बना रहे होगे तो आपको याद आएगा कि अरे यार, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं आया होगा। लेकिन अगर आप इसके लिए एक टाइम स्लॉट बुक कर दोगे, तो इसमें ही इसको रिज़ॉल्व कर दोगे और आपको ये कभी परेशान नहीं करेगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है ना कि सबसे बड़ी गलती मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई कि हम क्या करते हैं कि दूसरों के टाइम टेबल को कॉपी करते हैं। कि अच्छा चलो, आपने यूट्यूब पे सर्च किया कि टॉपर्स टाइम टेबल, या किसी टॉपर्स का आपने इंटरव्यू देख लिया कि ये कैसे पढ़ता था, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे था, आपने उसी के अकॉर्डिंग अपनी बता दी। पता चला कि वो जॉब करता था, आप तो पूरे दिन फ्री रहते हो। वो जॉब करके आता था इवनिंग में, तो पढ़ाई करता था। आप पूरे दिन फ्री हो फिर भी इवनिंग में पढ़ रहे हो सकता था कि वो लाइब्रेरी जाके पढ़ता बट आप तो लाइब्रेरी जाते ही नहीं, आप घर पे पढ़ते हो। क्लियर हो रहा है? हो सकता है कि उसके फाउंडेशन मजबूत हो, आपका फाउंडेशन काफ़ी कमज़ोर हो, तब कैसे उसको कंपैरिजन उससे कर सकते हो? तो सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं हम कि कॉपी करते हैं किसी और के टाइम टेबल को, जो कि कभी भी आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। मैंने बोला ऑफ कोर्स आप शुरू कर दोगे, 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप कर लोगे, उसके बाद आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि ना उसमें मोटिवेशन रहेगा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर ना होना, जो मैंने पीछे भी ये 7th नंबर से ही कनेक्टेड है कि अगर आप अपने माइंड को एक स्टडी फिक्स टाइम आवर के बाद, जैसे आपने 1 आवर पढ़ाई करी या 1.5 आवर पढ़ाई करी, और उसके बाद आप 10 से 15 मिनट का रेस्ट नहीं दे रहे हो अपने माइंड को, तो भाई वो थक जाएगा। वो थक जाएगा, उसके बाद ना आप नेक्स्ट ब्लॉक में नहीं पढ़ पाओगे, अगले सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाओगे। बट ये 10 टू 15 मिनट अगर आप ये बीच में पानी पीने के लिए, थोड़ा टहलने के लिए, या कुछ भी करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, अगर आप 10-15 मिनट बीच में देते हो, तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट जो है, ऑफ कोर्स लास्ट नहीं है, बट मैं मान के चलता हूँ कि ट्रैकिंग ना करना। अब हमने क्या करा कि हमने एक टाइम टेबल बनाया, 100 दिन में जी अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। शुरू कर दिया हमने, 10 दिन पढ़ा, 20 दिन पढ़ा। अब कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितने चैप्टर्स बचे, क्या मुझे स्पीड बढ़ानी है, क्या नहीं बढ़ानी, क्या मुझे रिवीजन इंक्लूड करना है, उसमें मॉक टेस्ट इंक्लूड करना है, ये तो हम कभी काउंट ही नहीं करते। जिसकी वजह से होता क्या है कि हम कभी, फिर वो 100 डेज़ में तो छोड़ो, हम उस सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं कर पाते और कोई भी चीज़ नहीं होती। तो ये मुझे लगता है कि 10 पॉइंट, इसमें से बहुत सारी पॉइंट्स आपके होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन-कौन सी ये इसमें से मिस्टेक आप खुद भी करते हो, ठीक है ना? तो हम अब समझते हैं, अब तो प्रॉब्लम तो समझ लिया, इसको तो काउंट करवाने में आया नहीं था, इसके सॉल्यूशंस बताने आया था, तो हम बात करते हैं अब सॉल्यूशंस पे। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अपने फाउंडेशन को समझो। फाउंडेशन मीन्स क्या है कि आपको क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका करंट लेवल क्या है? आप कहाँ एग्ज़िस्ट करते हो? अब करंट लेवल कैसे पता चलेगा? आप बिना प्रिपरेशन स्टार्ट करे आप जाओ, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, आप एसएससी की करते हो, सीजीएल करते हो, रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी किसी की करते हो, बैंक की करते हो,
आप सिंपल जाके किसी भी प्लेटफॉर्म से एक मॉक लगाइए बिना पढ़े हुए, आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि जी आपका 10/200 आ रहा है या 100/200 आ रहे हैं। आपको आपका लेवल पता चल जाएगा, आपको आपके सब्जेक्ट पता चल जाएंगे कौन से वीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको अभी पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट आप किस सिचुएशन में हो, किस पॉइंट पे हो, ठीक है। सेकंड, आपको पता हो जाना चाहिए कि आपके पास टाइम क्या है। सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं, मैंने बताया ना कि अभी हो सकता है कि आपके पास 6 से 8 घंटे ही हो, बट अगर आप 12 आवर की स्टडी प्लान अगर आप किसी और को देख के फॉलो कर रहे हो जिसके पास है, तो कैसे फॉलो कर पाओगे भाई? नहीं हो पाएगा ना ये। तो सबसे पहले आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि आपके स्टडी आवर्स, आपके पास कितने अवेलेबल टाइम है, उसकी अकॉर्डिंग ही आप प्लान कर रहे हो। और थर्ड पॉइंट जो है आपका, वो है वीक सब्जेक्ट। ये मस्ट है। अगर आपको पता नहीं है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो और कौन सा सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा ठीक है, चलो ठीक की बात अभी नहीं करते, वीक कौन सा है कि जिसमें आपको पढ़ने का मन नहीं करता। अच्छा ये मैं बता दूं, वीक सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? जिसके क्वेश्चन आपको बनाने का मन नहीं करते, जो सब्जेक्ट आते ही ना मॉक में भी यार ये क्या आ गया वैसा वाला फीलिंग आता है। जैसे खास करके कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरे लिए ये मैथ का सेक्शन था, ठीक है। तो उस सेक्शन पे आपको फोकस करना है, उसके लिए ज़्यादा टाइम अलॉट करना है, उसको ज़्यादा पढ़ना है। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन में ये तीन चीज़ें समझनी होगी कि आपका करंट लेवल क्या है, आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है, और आपका वीक सब्जेक्ट क्या है। चलो आपने ये फिगर आउट कर लिया कि सर करंट लेवल मेरा ये 50/200 वाला है, 200 में से अवेलेबल टाइम मेरे से 6 से 8 घंटे, या मैं मान लेता हूँ एवरेज टाइम आपके पास 9 घंटे है, 8 से 9 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो 9 आवर्स की, ठीक है ना। एक आइडियल टाइम ले रहा हूँ मैं। और वीक सब्जेक्ट कुछ भी है, मैथ और इंग्लिश है मेरा वीक सब्जेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हम कैसे इसको बांटेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको ना अपने सब्जेक्ट को रोटेट करना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप एक दिन में मैथ भी रखो, इंग्लिश भी रखो, जीएस भी रखो, और रीजनिंग भी रखो, और इसको रोटेशन में एक फिक्स्ड आवर के साथ पढ़ो कि मैथ में 1.5 घंटे पढ़ूंगा, इंग्लिश में मैं 30 मिनट वोकैब पढ़ूंगा और 1 आवर ग्रामर पढ़ूंगा, जीएस में मैं 30 मिनट थ्योरी करूंगा और 30 मिनट ऑब्जेक्टिव लगाऊंगा, और रीजनिंग में मैं 30 मिनट थ्योरी करूंगा और एक सेक्शनल मॉक लगाऊंगा। इस तरीके से आप चारों सब्जेक्ट को पढ़ो रोटेशन वाइज, ताकि आपका माइंड थके नहीं इसमें। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत हो बिल्कुल, ठीक है। तो आपको आवर्स तो डिसाइड करने ही होंगे, जैसे मैंने बताया पीछे के सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि आपके पास क्या है, आपके पास 9 आवर्स है ना। हमने लिया था कि आपके पास 9 आवर्स है, तो 9 आवर्स में से अपने अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, ठीक है। जो भी जितने घंटे आपको लगता है, जो वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दे दो, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कम टाइम दे दो। जैसे हमने माना था कि मैथ और इंग्लिश हमारा सेक्शन का वीक है, तो इसको 1.5 घंटे दे दो, 3 घंटे पढ़ो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने, मॉक टेस्ट। मैंने पीछे बात करी आपसे कि मैं मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि मॉक टेस्ट देना कितना है, कब देना है, कैसे देना है। तो सबसे पहले समझो, मॉक टेस्ट में ना 3 फेज आते हैं। पहला फेज जो है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। मिड फेज जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट है, 50% सिलेबस। और फाइनल फेज, फाइनल जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। देखो, आपको मॉक स्टार्टिंग से ही लगाना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको स्टार्टिंग से लगाना है। बट कितना लगा ला, इनिशियल फेज में ना आप वीक में अगर 2 मॉक भी लगाते हो, और बट इसकी एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के 4 सेक्शन लगाए, तो मैथ में आपको देखना है कि आपके कितने सही क्वेश्चन हुए ट्रू, कितने फॉल्स हुए, ठीक है, और कितने आपने स्किप करे।
तो जो सही हुए उसमें से कितने में टाइम ज़्यादा लग रहे हैं, ये सारी चीज़ों में मैं मॉक टेस्ट का एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसमें आपको समझाऊँगा। गलतियाँ हुई तो गलतियाँ क्यों हुई? क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, या आपको आपने तुक्का मारा उसमें, उसकी वजह से स्किप करा तो क्यों? कि आपको फ़ॉर्मूला नहीं पता था, टाइम नहीं बचा, या किस रीज़न की वजह से? तो ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस में आती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 मॉक आपको लगाने हैं वीकली, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। अगर आप मिड फेज में हो तो आप डेली की 1 मॉक लगाइए, डेली 1 मॉक। कैसे लगाना है ये भी मैं बता देता हूँ। मंडे टू फ्राइडे आप ट्राई करो कि पीवाईक्यू लगाओ। मंडे टू फ्राइडे आप पीवाईक्यू लगाओ, और सैटरडे संडे लाइव मॉक आते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लाइव मॉक्स लगाओ। इसका लेवल अच्छा होता है लाइव मॉक्स का, तो आपको पता भी चलते रहेगा कि पीवाईक्यूज करने का कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आप 100% कर लेते हो, तो ये तो आपको डेली का डेली सेम करना है। 1 मॉक डेली ही देना है। हो सकता है तो अगर आपको टाइम मिले तो एक से बढ़ा के डेली 1 मॉक फुल तो दो, साथ में सेक्शनल ऐड कर लो। अब ये सेक्शनल किसका ऐड करना है? जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं। एक तो आपने फुल दे दिया तो उसमें तो वो सब्जेक्ट आया ही आया, लेकिन एक सेक्शनल भी दो। सेक्शनल से क्या होगा, आपकी टाइमिंग इंप्रूव होगी। हो सकता है कि फुल मॉक में आप क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, बट इसमें आप कर लोगे। क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, आपका रिवीजन एंड बैकलॉग। भाई ये बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया था कि ये कोर पॉइंट है, और मुझे जो समझ में है ना, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए, रिवीजन और बैकलॉग के लिए मैं 2 दिन आपको बोलूँगा, सैटरडे एंड संडे। इस दिन भाई कोई भी रूटीन मत रखो, कोई भी शेड्यूल मत रखो, बिल्कुल फ्री रखो। इस दिन आप करोगे, इस दिन आप दोगे मॉक टेस्ट और करोगे रिवाइज जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा हुआ है, और कुछ भी नहीं करोगे। आपको इनिशियल डेज में लगेगा यार ये मैंने क्यों रिवीजन के लिए रखा है, बैकलॉग के लिए रखा है। जैसे जैसे आपका बैकलॉग होगा, कुछ चीज़ों की वजह से आप वीक में टारगेट नहीं पूरा कर पाओगे, फिर आपको समझ में आएगा कि अरे यार सही था ये। क्लियर हुआ? तो बैकलॉग और रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए आपका सैटरडे संडे रहेगा, और मंडे टू फ्राइडे आप अपने सिलेबस को कवर करोगे एज इट इज। क्लियर हुआ? चलो अब आते हैं फाइनली आपके टाइम टेबल पे, कि एक आपका आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कितने बजे उठोगे, कितने बजे क्या करोगे, वो मैंने बता दिया। मान लो कि 9 आवर्स की हम स्टडी मानते हैं, 9 आवर्स की, ठीक है। तो 3 आवर्स 3 ब्लॉक में इसको डिवाइड कर लो एटलीस्ट। टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, 3 आवर्स और ये 3 आवर्स, ठीक है। इस 3 आवर्स में आप 3 सब्जेक्ट लो या 3 चीज़ें लो, ठीक है, और इसको 1 आवर का ले लो। इसमें 50 मिनट आप पढ़ो, 50 मिनट प्लस 10 मिनट रेस्ट, ठीक है। 50 प्लस 10, 50 प्लस 10, 10 मिनट ब्रेक। सेम इसको 50 प्लस 10, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 50 प्लस 10, इसको भी 50 प्लस 10। सब्जेक्ट आप खुद से फिल कर लेना, ठीक है। और ये 3 आवर्स में 1 आवर रिवीजन, ये तो मैं फिक्स कर देता हूँ। और 2 आवर्स में मॉक, 1 आवर में मॉक प्लस एनालिसिस 1 आवर। क्लियर हुआ? अब इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट भर सकते हो, यहाँ भर लो, आप मैथ भर लो, यहाँ मैथ कर लो, यहाँ मैथ के पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है। यहाँ इंग्लिश कर लो, यहाँ वोकैब कर लो, यहाँ रीजनिंग कर लो, यहाँ पे जीएस पढ़ लो। अपने अकॉर्डिंग कर लो, और आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे। रोटेशन करते रहना, जिसकी कमी लगे, जो मॉक में क्वेश्चन नहीं बन रहे उसकी चीज़ें। बट ये वाला 3 घंटे, ये लास्ट वाला जो मैंने 3 घंटे बताया, मैंने इस पर स्टार लगा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करना, अब ये रिवीजन मैं बता भी देता हूँ क्या करते हो। ये जो 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे ना 6 घंटे के, इनका रिवीजन करना। क्या जो पढ़ा है मैंने, क्या पढ़ा है, दोबारा से रिवाइज कर लेना। और मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगा के एनालिसिस करके सोना। हो सकता है
किसी दिन ये चीज़ें सारी फॉलो ना हो, 9 आवर्स के बदले आपके 4 आवर्स ही हो, मैंने कंसिस्टेंसी वाले वीडियो में बताया आपको, कोई बात नहीं। ये 5 घंटे हम सैटरडे संडे में फुलफ़िल कर लेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है? एक चीज़ और लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, टाइम टेबल में ना सबसे आपके एक स्टूडेंट की जर्नी में 4-5 चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं प्रिपरेशन में। क्या-क्या? पहली चीज़ है सिलेबस, कि सबसे पहले ना आप अच्छे से सिलेबस करो। ये कवर नहीं करने पे ना लाइफ टाइम प्रॉब्लम होती है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये टॉपिक ख़राब है, तो ये है तो वो। इसके बाद आता है, जो भी पढ़ा है ना आपने उसको रिवीजन कर लो। रिवीजन भी कर लिया आपने, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ताकि आपको पता रहे कि सिलेबस जो मैंने पढ़ा है वो सच में कुछ हो रहा है कि नहीं। और लास्ट में है आपका मॉक टेस्ट। अगर आपने ये सारी चीज़ें अपने टाइम टेबल में कवर कर लिए, देखो हमने कवर करी है, दिखाता हूँ मैं। 8। क्या सिलेबस है? हाँ जी है। क्या हमारा रिवीजन है? हाँ। मॉक टेस्ट है? हाँ। प्रैक्टिस है? यस, प्रैक्टिस भी है। तो अगर इस तरीके से आप बनाते हो अपने टाइम टेबल को, तो मैं बोलता हूँ आप मज़ा आएगा आपको फॉलो करने में। आप सैटरडे संडे बैकलॉग भी होगा तो टेंशन भी नहीं लेने का, आप चीज़ों को अपनी एन्जॉय भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बिल्कुल बोर नहीं होने वाले। और फिर आपको किसी के टाइम टेबल की कॉपी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है तो आप सेकंड वीडियो जाकर देखो इस सीरीज़ की, आपको समझ आएगा कि कंसिस्टेंसी को कैसे बिल्ड करें, ठीक है? बाकी इस सीरीज़ का फीडबैक ज़रूर देना कि आप कहाँ पे स्टक हो रहे थे और ये वीडियो आपको कितनी हेल्प करी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे लाऊँ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मैं ट्राई करूँगा कि उस टॉपिक पर ही वो वीडियो लाऊँ, ठीक है? बाकी आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।